हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल ऑफ एडिग्रॉन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आपका स्वागत है ट्रायो सीरीज में। ट्रायो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल सेल डिवीजन पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था माइटोसिस और सेल डिवाइड क्यों करती है। आपको मैं एक बार बता देता हूँ, पार्ट 1 थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर पार्ट 2 में आपको स्टार्ट करता हूँ। ये है ट्रायो सीरीज। ट्रायो सीरीज का मतलब है कि यहाँ पे 3 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। मतलब 3 वीडियो में चैप्टर का दी एंड। ठीक है, और मेरी वीडियो तो शॉर्ट ही होती है, 30-40 मिनट की होती है, ज्यादा लॉन्ग में नहीं होती। चलो, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सेल साइकिल सेल डिवीजन के बारे में, कि सेल साइकिल क्या होती है। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, मैं अभी भी उनसे कह रहा हूँ कि जाइए पहले लास्ट लेक्चर देखिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर बहुत जरूरी है। आपका बेसिक बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं आपका क्लियर होगा तो फिर आपको ना सेल डिवीजन समझ में आएगा और ना ये समझ में आएगा सेल डिवाइड क्यों कर रही है। तो अपने को सारी स्टेज समझनी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में बताया था, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था सेल डिवाइड क्यों करती है। फिर मैंने आपको ये डायग्राम्स बताए थे जो यहाँ पे आपके बने हुए हैं, ये है इंटरफेस। ओके, फिर मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया था कि ये रेस्टिंग फेज होती है, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो आपको लास्ट लेक्चर अच्छे से देखना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर से ही आज का लेक्चर लिंक है। काफी बातें लास्ट लेक्चर की आएगी, ठीक है। और लेक्चर को ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होना, बिल्कुल भी एस्केप नहीं करना, ठीक है। एस्केप स्कीप कुछ नहीं करना, ना आगे जाना ना पीछे। जो कांस्टेंट चल रहा है चलते रहने दो। क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट अगर आपने मिस किया, मान लो आपने 10 सेकंड आगे बढ़ा दिया और उससे एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया, वो पॉइंट बेसिक पॉइंट था, तो फिर आपको एमसीक्यू लगाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो क्या फर्क पड़ता है 10 सेकंड से? +4 अच्छे होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, +4 बेटर होते हैं -1 से, +4 बेटर होते हैं -1 से। तो इसलिए आराम से सुनो, ओके। चलो, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने आपको बताया था इंटरफेस, फिर मैंने आपको बताया था साइटोकाइनेसिस के बारे में लास्ट लेक्चर में। जिसको लास्ट लेक्चर देखना है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिए। नोट्स भी है, प्लेलिस्ट की लिंक भी है, और आपको सब चीज यहाँ पे मिल जाएंगी हमारी साइट से रिलेटेड। एनिमल साइटोकाइनेसिस के बारे में हमने बताया था, प्लांट साइटोकाइनेसिस के बारे में। फिर हमने बात करी थी क्वेश्चन स्टेज, जिसमें हर्ट सेल जो है रहती है, क्वेश्चन को हम जी नोट स्टेज या जी नोट फेज भी कह सकते हैं, एक ही बात, ओके। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है पर प्रोलिफरेट नहीं होती ज्यादा। हर्ट सेल जो होती है परमानेंट जी नोट स्टेज में होती है। ये डिवाइड करती है पर जब रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। देख लो इसको अच्छे से, ये लास्ट लेक्चर की बातें हैं सब, जिसने देखा होगा उसको सब समझ में आ रहा होगा। देखो, जीवन फेज के बारे में मैंने बताया था, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनल डुप्लीकेट होते हैं। फिर G2 फेज के बारे में बताया था कि यहाँ पे सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। तो पूछते हैं कि कौन से फेज में सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। तो जब आपको फेज ही याद नहीं होंगे तो आप कैसे टिक करोगे? G0, G1, G2, S, कौन सा टिक करोगे? तो ध्यान रखना G2 फेज, ठीक है। इसलिए जो ये मैंने लिखे हैं ना पॉइंट्स, ये 4-5 पॉइंट्स, ये इस तरह से पॉइंट्स हैं कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, जैसे आप नीट देते हो, ICAR देते हो, RPVT देते हो, ठीक है, BHU देते हो, जिपमर देते हो, कुछ भी आप एग्जाम अगर क्रैक करने के लिए दे रहे हो एंट्रेंस एग्जाम, तो उनमें अगर सेल साइकिल से क्वेश्चन आया तो यही लाइन पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ यही एग्जाम के पेपर देखे हैं, मैंने एम्स के भी देखे हैं, RPPMT, MPPMT, कैट जो बंद हो चुके हैं ना एग्जाम, उनके भी पेपर देख चुका हूँ, क्योंकि आया तो एक ही बुक से था, NCERT से। तो ये जो डाटा है ना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो यार एक्स्ट्रा पढ़ के अपनी नॉलेज जरूर बढ़ जाएगी, पर अगर ऐसी नॉलेज का क्या फायदा कि उससे मार्क्स ही ना आए, वो क्वेश्चन पूछे ही ना जाए, ठीक है। नॉलेज लेना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर फर्स्ट प्रायोरिटी मार्क्स पे होती है, क्योंकि सबको डिग्री चाहिए रहता है या सबको रिजल्ट चाहिए रहता है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको सारे फेज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करने हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम पूछे जाते हैं। चलो,
फिर अपन ने एस फेज की बात करी थी कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं और डीएनए डबल हो जाता है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो डीएनए तो डबल हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। फिर अपन ने देखा था प्रोफेज वगैरह को कि कंडेंसेशन होता है यहाँ पे क्रोमेटीन का, और क्रोमेटीन जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, क्रोमेटीन क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, और ये जब कंडेंस हो जाता है ना, जैसे ये धागा इतना लंबा, और जब ये कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम बना देगा। तो ये धागा था इतना लंबा, ये कंडेंस होकर इस तरह से क्रोमोसोम बना देगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटीन मटेरियल, सब कहेंगे क्रोमोसोम, सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल पे जाएंगे, क्रोमेटिड जो है विजिबल होंगे क्रोमोसोम के। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जो ये क्रोमेटिड है ये विजिबल रहेंगे। ठीक है, विजिबल रहेंगे क्रोमेटिड। क्लियर है? इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, और सबसे मेन बात प्रोफेज की क्या होती है कि यहाँ पर ई आर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसअपीयर हो जाती है। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर अपन ने देखा मेटाफेज। मेटाफेज में अपन ने क्या देखा था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन कंप्लीट या क्रोमोसोम कंप्लीट, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम स्टडीड। एक बात बताओ, जब क्रोमोसोम कंप्लीटली हो गया है, यहाँ पे कंडेंस बन चुका है, तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी आसानी से पढ़ ही सकते हैं, स्टडी कर ही सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो ये स्पिंडल फाइबर है, इस तरह से जो आपको दिख रहे हैं, ये है स्पिंडल फाइबर। तो ये काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं। किससे अटैच हो रहे हैं? देखो, ये है स्पिंडल फाइबर, और ये जो है काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है धीरे धीरे इक्वेटर पे आ गए। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी क्रोमोसोम है ये सब इक्वेटर पे है। ठीक है, क्लियर है आपको? ये मेटाफेज की कंडीशन थी। उसके बाद अपन ने देखा था एनाफेज। एनाफेज में अपन ने देखा था कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं। ठीक है, क्या देखा था? जैसे मान लो क्रोमोसोम है, यहाँ से ये टूटेगा, टूटेगा तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, देखो इस तरह से आधा इधर गया आधा इधर किया, तो उसका बोलेंगे सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए, और जो सिस्टर क्रोमेटिड था वो सेपरेट हो गए। बिल्कुल हमें दिख रहा है कि सिस्टर क्रोमेटिड जो है सेपरेट है, और क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल पे जा चुके हैं। पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, तो अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम जा चुके हैं। ये एनाफेज की कंडीशन। नाउ नेक्स्ट, टीलोफेज। टीलोफेज में हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि टीलोफेज को हम रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। रिवर्स प्रोफेज कहते हैं किसको? टीलोफेज को। तो प्रोफेज में मैंने आपको एक लाइन बताई थी, मैं आपको लेके जाता हूँ। प्रोफेज में मैंने आपको लाइन बताई थी, फोर्थ वाली, देखो, एट द एंड ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब गायब होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वापस काय में आएगी? ये वापस आने लग जाएगी टीलोफेज में। देखो यहाँ पे पहली पॉइंट देखो आप, यहाँ पे लिखा है कि ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रीफॉर्म। रीफॉर्म मतलब वापस आना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं इसको रिवर्स प्रोफेज कह रहा हूँ, क्योंकि वहां जो हुआ था उसका उल्टा यहाँ हो रहा है। ठीक है, उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, इसलिए रिवर्स प्रोफेज में क्या है? क्लियर है आपको? देखो, क्रोमोसोम जो है रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल, और क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। यहाँ पे क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर लेते हैं। कौन सी स्टेज में? टीलोफेज। तो ये फेज याद रखो, फेज के अंदर की 5-6 इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो, डायग्राम याद रखो, क्योंकि आपको पूछ लेगा कि ये कौन सा डायग्राम है। ठीक है, आपको पूछ लेगा ये डायग्राम देखे कौन सा है, मैच करो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टीलोफेज का है, दोनों अलग अलग। ठीक है, इस तरह से याद रखना। टीलोफेज में क्या होगा? सेल बनने वाली है, तो एक अलग ये एक अलग, हम यहाँ सेट के दो हो जाएगी। तो इस तरह से आपको डायग्राम भी याद रखने हैं, टीलोफेज के अंदर के पॉइंट भी याद रखने हैं। और कल मैंने एस फेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। चलो, बेसिक इंट्रो हुआ, आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का आपका टॉपिक है मियोसिस। क्या है बेटा? मियोसिस। ओके, चलो, तो मियोसिस के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, मियोसिस पहली बात तो होता कहाँ पे है ये बताओ, क्योंकि आपने बोला है पूरी बॉडी में माइटोसिस, तो फिर मियोसिस कहाँ होगा? देखो, पूरी बॉडी में माइटोसिस एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव एरिया की, ठीक है, तो वहां पर होता है मियोसिस। तो ये कहां पर होगा? ये एक पर्टिकुलर एरिया में होगा जो कि है रिप्रोडक्टिव एरिया। रिप्रोडक्टिव एरिया में क्या होता है? मियोसिस। पूरी बॉडी में माइटोसिस, रिप्रोडक्टिव एरिया में मियोसिस। ठीक है, क्लियर है आपको ये सब बात है? अब देखो, यहाँ पे कुछ फेजेस होती है। ठीक है,
मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड जो होती है, यहाँ पे कुछ फेजेस होती है। ठीक, चलो फेजेस की बात करेंगे अपन। एक बार मैं आपको सारा आउटलाइन दिखा दिया यहाँ पे, चलते हैं वहाँ पे फेज की बात करते आ जाते हैं फेज पे। ठीक है, तो मियोसिस में कैसी फेज होगी, देखो सबसे पहले होता है मियोसिस। वेट ए सेकेंड, मार्कर ऑन करते हैं। तो बात करें, एक सेकेंड हाइलाइटर, लेप्टोटिन की बात करते हैं। पहली जो फेज है वो है लेप्टोटिन, क्योंकि प्रोफेज में अब क्या होने वाली है, प्रोफेज में आती है 5 फेजेस। कौन कौन सी? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। चलो याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्कर ऑन करते हैं, फिर याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सर आपने बोला कि मियोसिस में प्रोफेज ही होगा, मेटाफेज होगा, जो पहले माइटोसिस में था वही सब है, एनाफेज होगा और टीलोफेज होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ये प्रोफेज होता है इसमें होती है 5 स्टेप। देखो 2 3 4 5। ये आप बात कर रहे हो मियोसिस के, किसकी बात कर रहे हैं अपन? मियोसिस की। मियोसिस में क्या देख रहे हैं अपन? प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। ठीक है, वही माइटोसिस की तरह। पर जो प्रोफेज होता है इसमें होते हैं 5 पार्ट। कौन कौन से? देखो ध्यान से सुनना। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। लास्ट वाला क्या है? डाइकाइनेसिस। ओके, तो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। क्या बोलोगे? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं। वेट ए सेकेंड। ओके, तो इसको याद रखने का तरीका है लालू। एल से क्या बोलोगे? लालू। जेड से बोलोगे जाए, पी से बोलोगे प्लेन से, और डी से बोलोगे दीपिका, दीपिका। ओके, और डाइकाइनेसिस से बोलोगे देखे। तो आपको इसे याद रखना है, लालू जा रहा है प्लेन से और दीपिका देख रही। लालू जा रहा है, दीपिका देख रही। ठीक है, तो ध्यान रखना, दीपिका पहले आएगी, देखने का काम बाद में होगा। समझ रहे हो? पहले आएगी तभी तो देखेंगे। तो लालू जाए प्लेन से, दीपिका देखे। तो लालू से हो गया लेप्टोटिन, जाए से हो गया जाइगोटिन, प्लेन से हो गया पेकाइटिन, डी देखे से हो गया, दीपिका से हो गया, क्या हो गया? डिप्लोटिन, और लास्ट में हो गया डाइकाइनेसिस। देखे से हो गया डाइकाइनेसिस। लालू जाए प्लेन से, दीपिका देखे। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। क्लियर है? ये सीरीज भी पूछी जाती है इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सर रटवा रहे हैं, मैं याद करवा रहा हूँ क्योंकि भाई सीरीज पूछी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। लालू जाए प्लेन से, दीपिका देखे। अब कोई कोई बंदा डाइकाइनेसिस पहले कर देता है, कोई जाइगोटिन को आगे कर देता है। एक सीरीज रखनी है, याद रखनी है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, चलो तो वन बाय वन अपन देखते हैं इनके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले लेप्टोटिन के बारे में देखते हैं। वेयर इज माय मार्कर? मेरा मार्कर खो जाता है एक्चुअली। चलो, पॉइंटर है ना एक्चुअली यार। चलो, तो रेड मार्कर ऑन करते हैं, फिर बात करते हैं लेप्टोटिन। लेप्टोटिन में आपको क्या याद रखना है, जो क्रोमोसोम होता है वो विजिबल होता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं लेप्टोटिन की, तो लेप्टोटिन जो है बुकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा लग रहा है वो गुलदस्ता देते हैं तो किसी को, कोई बीमार है या फिर किसी के घर जा रहे हैं वेलकम के लिए, तो ऐसे बुकेट देते हैं अपन, बुकेट। तो वही बुकेट की तरह स्ट्रक्चर होती है लेप्टोटिन। ओके, बुकेट लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलोगे? बुकेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके सर, समझ में आ गया कि बुकेट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इस तरह से क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेप्टोटिन किसकी तरह दिखता है, तो आपको याद रखना है लेप्टोटिन इज अ बुकेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो विजिबल होता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। जब मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, तो क्रोमोसोम जो है यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे जो है कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू, क्रोमोसोम का कॉम्पेक्शन जो है, मैंने आपको बोला था प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो यहाँ पे कॉम्पेक्शन होना स्टार्ट हो गया क्रोमोसोम, क्योंकि ये तो प्रोफेज ही, हालांकि इसमें 5 फेज। तो लेप्टोटिन के बारे में आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी, 3 बातें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? जाइगोटिन। क्या है आगे? जाइगोटिन। जाइगोटिन में देखो आपको दे रखा है यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है।
ठीक है। पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जैसे मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, ये कोई क्रोमोसोम है, इनकी जो पेयरिंग हुई, तो ये कौन से क्रोमोसोम थे? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस, क्या बोलोगे? होमोलोगस। साथ में बोलो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, होमोलोगस एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो इनकी पेयरिंग होती है, होमोलोगस और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की पेयरिंग होती है, और उस पेयरिंग को, इस पेयरिंग को हम बोलेंगे सिनेप्सिस। तो व्हाट इज सिनेप्सिस? पेयरिंग बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज सिनेप्सिस। ओके, तो जाइगोटिन में क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रही है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, और इस पेयरिंग को हम बोल रहे हैं सिनेप्सिस। अब जो पेयर्ड क्रोमोसोम बने उसको हम बोलेंगे बाइवेलेंट। देखो यहाँ पे नामकरण ही नामकरण है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको हाइलाइटर से कि पेयरिंग जो हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की, उसको तो हम कह रहे हैं नॉर्मल पेयरिंग हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं। पर जो पेयरिंग हो रही है उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं सिनेप्सिस। क्या हो रही है? इस प्रोसेस से पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। अब जो दो क्रोमोसोम जो पेयर्ड हुए हैं उसको हम बोलेंगे बाइवेलेंट। क्या बोलेंगे बेटा? बाइवेलेंट। तो पेयर्ड क्रोमोसोम जो है उनको हम कहेंगे बाइवेलेंट। क्या कहेंगे बेटा? बाइवेलेंट। और यहाँ पे क्या होगा? सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ये सब आपको? तो यहाँ पे पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, इस पेयरिंग को हम कह रहे हैं सिनेप्सिस। ठीक है, और जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, जो ये क्रोमोसोम जो पेयर्ड हुआ है, इस पेयर्ड क्रोमोसोम को हम बोल रहे हैं बाइवेलेंट। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा था, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। क्लियर है अभी तक सब? इसको देख लो, इसका फोटो ले लो, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप जरूरी है। आगे तो सब कुछ सेम है, प्रोफेज के बाद तो मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पर एक एक स्टेप जरूरी है। ठीक है, तो एक बार आप देख लो, फोटो ले लो, फिर आगे चलते हैं। देख लो इसको अच्छे से। और नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम पे जाओ और डाउनलोड कर लो, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज की लिंक मिल जाएगी, तो डोंट बी टेंस एंड डोंट बी पैनिक। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि आपको क्लियर होना जरूरी है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। चलो चलते हैं आगे। अब बात करेंगे पेकाइटिन की, क्योंकि हमने देखा था लालू जाए प्लेन से, लालू जा रहा था, कहीं से जा रहा था? लालू जाए प्लेन से। तो सबसे पहले हमने देखा लालू मतलब लैप्टोटिन, फिर हमने देखा जाइगोटिन। ठीक है, अब हम देखेंगे पेकाइटिन। क्या देखेंगे? पेकाइटिन। फिर उसके बाद देखेंगे डिप्लोटिन, डी डिप्लोटिन, और लास्ट में देखेंगे डी डाइकाइनेसिस। ओके, तो ये है डिप्लोटिन और ये है डाइकाइनेसिस। तो इस तरह से सीरीज है। अब देखते हैं पेकाइटिन। तो पेकाइटिन किस स्टेज के बाद आ रहा है, ये भी पूछ सकते हैं कि पेकाइटिन कौन से सीरीज में आ रहा है, कब आ रहा है, ये सब आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो पेकाइटिन के बारे में बात करते हैं। बाइवेलेंट और टेट्राड यहाँ पे सही से विजिबल होंगे। जो वहां पे बाइवेलेंट बना था, जो क्रोमोसोम दो अटैच हुए थे, उसको हम बोल रहे थे बाइवेलेंट। ठीक है, तो बाइवेलेंट या फिर आप बोल लो टेट्राड जो है यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि अब अगली स्टेज आ गई। वहां तो बने थे, चलो फिर भी चलो हाँ नहीं दिख रहे, पर अगली स्टेज में तो अब दिखेंगे सी। ठीक है, बाइवेलेंट और टेट्राड आर क्लियरली विजिबल। यहाँ पे आपको अगला दे रखा है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का अपीयरेंस होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि बाइवेलेंट टेट्राड कहाँ पर क्लियरली विजिबल होंगे, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पर होगा। ठीक है, तो कौन सी फेज में होता है? पेकाइटिन। क्या बोलोगे बेटा? पेकाइटिन में अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑफ बाइवेलेंट और टेट्राड आर फॉर्म्ड इन, फॉर्म तो कहाँ हुए थे? जाइगोटिन में, और दिख कहाँ पे रहे सही से? पेकाइटिन। ठीक है, क्लियरली विजिबल है पेकाइटिन में, पर बनना तो कहाँ शुरू हो गए थे? जाइगोटिन में। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने आपको बोला था, वेट चलते हैं थोड़ा सा, मैंने आपको बोला था होमोलोगस और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पे देखो क्या, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दिख गया है? तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की बात कर रहे हो। ठीक है, मैंने आपको पहले बोल दिया कि यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होती है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है जो क्रॉसिंग ओवर होती है। तो देखो ये तीनों लाइन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों ही पूछे गए हैं। जो तीनों पॉइंट है, तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट है आपके। ठीक है,
पहला पॉइंट आपको बोला कि बाइवेलेंट टेट्राड कहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे, तो आपको याद रखना है बाइवेलेंट और टेट्राड जो है आपको पेकाइटिन में क्लियरली विजिबल होंगे। फिर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको पेकाइटिन में मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, ये क्वेश्चन तो 10 स्टार है, कितनी बार पूछा जा चुका है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है, तो आपको याद रखना है क्रॉसिंग ओवर जो है पेकाइटिन की स्टेज में होती है। ओके, उसके बाद बात करें रिकॉम्बिनेशन एंजाइम, यहाँ पे है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सा है? रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्वड इन क्रॉसिंग ओवर। और ये भी पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान, चलो मान लिया क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन में हो रही है और क्रॉसिंग ओवर के दौरान कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प इन और इन्वॉल्वड इन क्रॉसिंग ओवर। तो विच एंजाइम? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ओके, क्लियर है आपको? क्लियर है तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एट एंड रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आखिरी में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्रोमोसोम जो है लिंक्ड हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर के साइड। ठीक है, ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्वेश्चन भी है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल साइकिल सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ क्लियर है आपको? क्लियर है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लो इसको अच्छे से। पेगाइटिन हो गया, अब कौन सी स्टेज आएगी? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन, डिप्लोटिन के बारे में अगर बात करें तो डिप्लोटिन में क्या होगा? डिसोल्यूशन होगा सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स। अब बात करें सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बना कहाँ पे था, तो देखिए यहाँ पे तो नहीं, कहाँ पे बना था सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स? यहाँ पर जाइगोटीन में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ 10 बार कि जाइगोटीन में सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स बना था और जाइगोटीन में ही बाइवेलेंट बना था। तो बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल हुआ पेकाइटिन में। ठीक है, बाइवेलेंट का तो खत्म काम। अब जो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बना था वो खत्म कहाँ पे होगा? अब वो खत्म होगा डिप्लोटिन में। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होगा बेटा? डिप्लोटिन में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम भी सेपरेट होंगे क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जो बने वो सेपरेट होना, एक इधर जाना स्टार्ट कर दे। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये जो है बात एग्जाम में पूछी भी गई है कितनी बार, कि यहाँ पर कौन सी शेप स्ट्रक्चर बनती है, साथ में उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। तो एक्स शेप स्ट्रक्चर कास्मा जो बनता है वो डिप्लोटिन कंडीशन में बनता है। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कौन सी शेप बनती है? आपको याद है एक्स शेप। क्या बोलते हैं? काइस्मा। कौन सी फेज में मिलता है? डिप्लोटिन। या फिर आप बोल लो प्रोफेज में मिलता है। अगर डिप्लोटिन ऑप्शन में नहीं हो तो प्रोफेज के अंदर ये है सब, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो अल्टीमेटली प्रोफेज टिक करेंगे जब डिप्लोटिन नहीं है, तो जब डिप्लोटिन हो तो डिप्लोटिन ही टिक करेंगे। क्लियर है? तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटिन, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्सेस जाइगोटिन। फॉर्मेशन कहाँ? जाइगोटिन। डिसोल्यूशन कहाँ? डिप्लोटिन। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कहाँ? डिप्लोटिन। एक्स शेप स्ट्रक्चर कहाँ बनेगी? डिप्लोटिन। एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? काइस्मा, ऑप्टिकल या काइस्मा। ठीक है, अब देखो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेयोसिस व्हिच कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन सम वर्टिब्रेट्स oocytes। ये भी आपको पूछा है कि ये जो फेज होती है डिप्लोटिन, ये लॉन्गेस्ट फेज होती है मेयोसिस की। ओके, व्हिच कैन बी लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन सम वर्टिब्रेट्स oocyte। किसी वर्टिब्रेट oocytes में ये कुछ महीनों और सालों तक भी चलती है, डिप्लोटिन में ही रुक जाते हैं वो। समझ रहे हो? क्लियर है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो डाइकाइनेसिस के बारे में बात करते हैं। लास्ट स्टेज है, फिर आपका प्रोफेज खत्म, मेटाफेज शुरू। अभी प्रोफेज में ही 5 थे, मियोसिस को। चलो, तो डाइकाइनेसिस के बारे में आप क्या जानते हो? कोई भी हल्का फुल्का? आपको याद है? मैं बता रहा हूँ आपको याद है, बताऊँ कैसे? क्योंकि मैं एक हिंट देता हूँ आपको कैसे याद। आप देखो, आपने पढ़ा प्रोफेज, प्रोफेज के बाद आपने पढ़ा था मेटाफेज, पर आपने अभी क्या पढ़ी? प्रोफेज में 5 स्टेज पढ़ी। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, और आखिरी स्टेज क्या है? डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस के बाद क्या होने वाला है? मेटाफेज आने वाला है, क्योंकि ये तो अभी प्रोफेज खत्म होगा इसके बाद। तो मेटाफेज आने की जो भी कंडीशन है सब डाइकाइनेसिस में होगी। देखो, तो ये फाइनल स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की, हमेशा बोल सकते हैं कि हाँ फाइनल स्टेज है प्रोफेज वन की, बिल्कुल बोल सकता है।
ठीक है, तो ये फाइनल स्टेज हुई प्रोफेज में। उसके बाद बात करूं मार्क बाय टर्मिनाइजेशन ऑफ क्याज्मा। जो क्याज्मा बना था डिप्लोटिन में, अब उसको तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि मेटाफेज में कुछ भी क्याज्मा व्याज्मा नहीं होता, हमने देखा था माइटोसिस में भी। ठीक है, तो मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मा। चलो, क्रोमोसोम जो है यहाँ पे फुली कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है फुली कंडेंस रहते हैं। मेटाफेज आने वाला है तो क्रोमोसोम फुली कंडेंस, और जो क्याज्मा उसको हटा दो। फाइनल स्टेज है प्रोफेज होने। ओके, आगे चलते हैं। स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। स्पिंडल प्रिपेयर हो जाते हैं टू स्पिंडल असेंबल हो जाते हैं टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, उनका सेपरेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, और ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर। क्यों? क्योंकि प्रोफेज खत्म हो गई। प्रोफेज में हमने देखा था कि ईआर गोल्जी बॉडी, ये जो भी ये सब है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस, ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी। तो ये था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेस। ठीक है, अब आते हैं मेटाफेज पे। ये देखिए, आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट और सुंदर सा डायग्राम। एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये है प्रोफेज फर्स्ट। यहाँ पे देखो ईआर गोल्जी बॉडी कुछ नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, ये है मेटाफेज। कैसे पता लगा? क्योंकि क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे आ गए। ये एनाफेज है। कैसे पता लगा? क्योंकि सब अपोजिट पोल पे चले गए, एक यहाँ है एक यहाँ है। ये टीलोफेज है। कैसा पता लगा? क्योंकि दो बन चुकी है, एक एरी और ये। सीधी सी बात है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आपको सिर्फ याद रखना है, दिमाग में सेट रखना है। थ्योरी थ्योरी देख के भी आप डायग्राम का पता लगा सकते हो। चले आगे, देख लो इसको। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई दूंगा। म्यूसिस 1, लेप्टोप्टिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, और ये डायग्राम्स। नाउ नेक्स्ट मियोसिस सेकंड स्टार्ट करेंगे। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। ये तो मैंने अभी प्रोफेज बताया है, अब मेटाफेज तो बताऊं होता क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेटाफेज से। तो देखो, मेटाफेज सेकंड के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले मार्कर ऑन कर लेता हूं मैं मेरा। ओके, मार्कर ऑन। नाउ हम बात करेंगे मेटाफेज सेकंड। तो मेटाफेज सेकंड में जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था मेटाफेज में होता क्या है, मैं आपको एक बार पीछे लेके जाता हूँ। और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, ये मेटाफेज। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे आते हैं। दिख रहे हैं इक्वेटर पे आते हुए, यही बात है। ठीक है, तो वहां पे भी यही सब है, क्रोमोसोम जो है अब इक्वेटर पे आ जाएंगे, क्योंकि आगे की स्टेज तो सारी सेम है। बस ये मियोसिस ही था जो था प्रोफेज का फर्स्ट वाला, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस था। उसके बाद अब मेटाफेज में तो वही सब है कि क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे आ जाएंगे। जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इक्वेटर पे आ गई। ये आपको दिख रहे हैं, ये इक्वेटर पे। ठीक है, चलो दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिन। और ये जो यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल निकल रही है, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और ये क्या है? काइनेटोकोर। तो माइक्रोट्यूब्यूल किससे अटैच है? काइनेटोकोर से। ये आपको दिख ही रहा है इसमें, ये है माइक्रोट्यूब्यूल, और ये जो है यहाँ पे इसके बीच में ये है काइनेटोकोर। इस तरह से तो सब कुछ वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब वही दोहराया जा रहा है आपको बार बार। ठीक है, अब तो सब सेम मिल जाएगा आपको। चलो, तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज सेकंड। तो देखो एनाफेज में क्या होगा, वही जो वहां हो रहा था। begin with begin with the simultaneous splitting of centromere of each daughter chromosome, allow them to move up। वहां पे क्या हो रहा था? अपोजिट पोल पे जा रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये सेल है, ये टूटेंगे, टूटेंगे तो एक इधर जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो वही स्प्लिट होंगे तो सेंट्रोमियर जो है अपोजिट पोल पे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लो ये बाइंड थे, अभी इक्वेटर पे है, अब ये स्प्लिट होंगे, स्प्लिट होके एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे अपोजिट पोल की तरफ मुड़ जाएंगे। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे। तो ये अपोजिट पोल की तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनाफेज के बारे में इतना ही लिखना है आपको। जो भी आपको यहाँ पे बता रखा है, मैं एक बार और पीछे करके दिखाता हूँ। ये जो भी आपको मेटाफेज के बारे में यहाँ बता रखा है, ये सब आप लिख सकते हो एज इट इज। जो भी आपको मैंने एनाफेज के बारे में बता रखा है, ये सब आप लिख सकते हो एज इट इज। जो भी मैंने आपको टीलोफेज के बारे में बता रखा है, ये सब आप लिख सकते हो एज इट इज।
देखिए चलो, टेलोफेज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मियोसिस एंड विथ टेलोफेज सेकंड। ओके, बिल्कुल मियोसिस खत्म हो रही है, माइटोसिस भी ऐसे ही खत्म हो रही थी। टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, बिल्कुल इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर बन जानी है, बन रही थी, वही वाला टेलोफेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सब कुछ वही बता रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रक्चर बना रखी है, फिर इसको इक्वेटर पे ले आया, इक्वेटर पे आगे मतलब क्या आ गया, मेटाफेज, तो ये मेटाफेज पे इक्वेटर पे आएगा। फिर ये क्या है, एनाफेज, क्योंकि एनाफेज पे अपोजिट पोल्स पे चल जाएंगे। और ये क्या है, टीलोफेज, क्योंकि टीलोफेज पे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और ये क्या है, प्रोफेज। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखो वापिस वही सब, प्रोफेज, ये क्या है प्रोफेज, ये क्या है मेटाफेज, ये वापस अपोजिट पोल एनाफेज, तो ये है टीलोफेज। क्या है ये, टीलोफेज। क्लियर है, इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है, स्टेज दे रखी है मेयोसिस सेकंड की। अब बात करेंगे फायदे, क्योंकि आजकल इंसान हर चीज में फायदा ढूंढता है, अपन ने मेयोसिस पढ़ी, अब फायदों की बात तो हो जाए, क्योंकि मेयोसिस पढ़ी है तो फायदा तो चाहिए इतना। अगर अपन ने लेप्टोटीन पढ़ा, जाइगोटीन पढ़ा, डिप्लोटीन पढ़ा, डाइकाइनेसिस पढ़ा, फिर उसके बाद मेटाफेज वापस रिपीट करी, एनाफेज, टीलोफेज, फिर उसके डायग्राम देखिए, तो अब फायदा बता दो सर कि मेयोसिस का क्या फायदा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, फायदे देख लेते हैं भाई, इतना गुस्सा मत करो, तो तुम्हारे लिए हम फायदे भी देख लेते हैं। वेट अ सेकंड, ये मेरा मार्कर जो है ना थोड़ा सा खड़ूस टाइप है, चलता धीरे धीरे। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की हम बात कर रहे हैं कि मियोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अरे भाई गुस्सा मत करो, अगर गुस्सा करोगे ना, बोलोगे मेरे को माइटोसिस मियोसिस की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने ऐसा बोल दिया कि तुम्हें मियोसिस की जरूरत नहीं है, तो फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो, पिताजी बनना है ना, तो बस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ओके। तो इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, हमारे इसमें मैंने बोला था ना आपको कि मियोसिस कहाँ होगी, रिप्रोडक्टिव एरिया में मियोसिस होगी, पूरी बॉडी में माइटोसिस, रिप्रोडक्टिव एरिया में मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मियोसिस की मदद से होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन। बहुत ही अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, गैमेट्स फॉर्मेशन जरूरी है। दूसरा है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। एक बात बताओ, जैसे मान लो कल को मैंने शादी कर ली, हाँ, मान लो यार, इतना खुश मत हो, तो किसी से शादी करी मैंने, अब हमारा जो किड होगा, बच्चा होगा, वो सिमिलर तो नहीं होगा ना, एज इट इज तो नहीं होगा। एक तो होता है कॉपी, बिल्कुल पापा की कॉपी, बिल्कुल मेरी शक्ल वगैरह सब, ऐसा तो कुछ नहीं होना, थोड़ा सा तो चेंज आएगा, हालांकि उसके सारे कैरेक्टर मेरे से मिलते रहेंगे, थोड़ा चेंज तो आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आई, थोड़ी सी चेंज आया, ऐसा तो नहीं है जेरोक्स करके दे दिया, वैसे मेरा जेरोक्स आया तो क्या ही कहना, पर जेरोक्स नहीं होगा, समझ रहे हो। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये सिग्निफिकेंस है मियोसिस का, नई वेराइटी हमें मिल रही है। ठीक है, थर्ड देखिए आप, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसका, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर। पढ़िए यहाँ पे, by reducing the chromosome number in gamete, chromosomal number is restored by fertilization of gamete. By reducing the chromosome number in gamete, chromosome number is restored by fertilization of gamete. कितनी बढ़िया लाइन लिखी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में क्या क्या पता लगा, एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर की स्पर्म में कम कर दो गैमेट में, और फर्टिलाइजेशन के टाइम वो बढ़ जाएंगे, रीस्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका स्लाइड, सारे स्लाइड्स मैंने बता दिए आपको। एक बार आपको मैं शुरू से लेके बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड इंटरफेस, साइटोकाइनेसिस, क्वेश्चन स्टेज, G1 फेज, G2 फेज, M फेज, S फेज, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल का डुप्लीकेशन, प्रोफेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना डायग्राम्स वगैरह, सीधा डायग्राम दे देंगे, नेमिंग पूछ लेंगे कौन सा डायग्राम, पता होना चाहिए लेट प्रोफेज कौन सा है जिसमें टूट रहा है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है। ठीक है, पूरी तरह से टूटती हुई दिख रही है। आगे चलो, मेटाफेज बता ही दिया, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आएंगे मतलब मेटाफेज, 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 और अगर अपोजिट पोल पे चल जाए तो एनाफेज, 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 और अगर दोनों अलग हो जाए तो टीलोफेज, टीलोफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए आपको। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लास्ट लेक्चर में देखा था अपन ने। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है मियोसिस। मियोसिस में लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। लालू, जाय, प्लेन से, दीपिका देखें, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, रट लो, क्योंकि सीरीज भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो,
लेप्टोप्टिन देख लो, जाइगोटिन देख लो, पैकाइटिन भी देख लो, ये रहा सब कुछ थ्योरी आपको सामने है। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया आपको, डिप्लोटिन क्लियर किया, डाइकाइनेसिस। फिर मैंने आपको ये सारे डायग्राम क्लियर किए। उसके बाद अपन ने मियोसिस सेकंड देखा, प्रोफेज के बाद मेटाफेज देखा, एनाफेज देखा, टेलोफेज देखा, और लास्ट में ये डायग्राम देखे, और डायग्राम के बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखा। ठीक है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस अपन ने देखे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, मैंने काफी एफर्ट दिया अपना, एक एक क्रोमोसोम की मूवमेंट को अपनी मूवमेंट से कर करके दिखाया है, तो अब तो समझ में आना चाहिए। देखो, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का एग्जांपल भी मैंने खुद के ऊपर ले लिया। बताओ, मेरी शादी करवा ली मैंने, तो तुम्हें समझ आ जाए इसके लिए मैं कर सकता हूँ अपनी शादी, कोई दिक्कत नहीं है, करनी है आदमी तो कर। चलो, शादी की बात ना ही करे तो अच्छा है, वरना पोपट लाल आ जाएगा। ठीक है, सेल साइकिल क्लियर है, एक एक चैप्टर एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी रट दो, अब आप एनसीईआरटी पूरी और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डायग्राम सब कुछ कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की। फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसी लाइन है जो अजीब सी है, देखो एनसीईआरटी में तो पूरे पैराग्राफ है, एज यू नो दैट अर्लियर चैप्टर हमने ये पढ़ा था, एनसीईआरटी पूरा बताती है। मैं उठाता हूँ उसमें से कंक्लूजन, मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डायग्राम, और आपको यहाँ पे सारा पेस्ट कर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्वेश्चन, मतलब ये डाटा जो है ना, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। अच्छे से पढ़ो, पढ़ने का टाइम है, अच्छे से पढ़ो, डायग्राम देखो, थ्योरी देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और ये जो नोट्स है इनको मत भूलना। इनकी एक एक लाइन अगर आपको याद होगी, और मेरे समझाए हुए बातें अगर आपको याद होगी ना, चैप्टर का डी एंड है फिर तो। और फिर कभी भी, आज नहीं आगे आप कॉलेज में भी जाओगे ना, सेल साइकिल आपको हर जगह आएगी, चाहे आप फार्मेसी करो, नर्सिंग करो, नीट करो, बीएससी करो, 11th के 12th के एग्जाम, तो कहीं ना कहीं सेल साइकिल आएगी ही आएगी, ये 100% श्योर हूँ मैं। क्योंकि सेल डिवीजन ही नहीं होगा तो इंसान बनेगा कैसे, समझ रहे हो। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा बेटा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और आपका चैप्टर नंबर 10 जो है खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में विजिट करो। ट्रायो सीरीज आज की लेक्चर खत्म। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।